सो अभी तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ में हम लोगों ने कवर किया था दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा था V इज इक्वल टू आई आर। फिर हमने रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखा था R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, फिर अगर हम इसका V और I का ग्राफ बनाएंगे ना फॉर कंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर बोलते हैं उसको, जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। तो अगर मान लो ये V है, ये I है, तो इनका जो ग्राफ जाता है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये जो इसका स्लोप है ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है ना वो कांस्टेंट होता है किसी भी सर्किट में। अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हमने रेजिस्टेंस का एक ओवरव्यू देखा था और ओम्स लॉ कवर किया था। तो अभी हम आएंगे रेजिस्टेंस टॉपिक। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो मैंने बताया था, इट इज़ अ अपोजिशन टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में जो अपोजिशन आ रही है वो है रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं फैक्टर्स, वो जो अपोजिशन है या रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है। ठीक है, सो वी आर राइटिंग द factors affecting the resistance, right? ऐसा। नाउ अब देखो, अगर मान लो एक रजिस्टर है, ठीक है, और वो रेजिस्टेंस से अबाउट 1 मीटर का लेंथ है, उसका एक वायर है जिसका कुछ एक रेजिस्टेंस है और इसका लेंथ कितना है 1 मीटर। ठीक है, तो अब इस 1 मीटर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है, तो इनको अपोजिशन फेस करनी पड़ेगी, मतलब रेजिस्टेंस इसका होगा कुछ। लेकिन अगर हम इसी लेंथ को बढ़ा देंगे, इसकी जगह 2 मीटर्स मैंने कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक जब करंट जाएगी तो उसको ज़्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस 1 मीटर वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है जो पहला फैक्टर होता है वो होता है लेंथ। ठीक है, तो लेंथ कैसे रेजिस्टेंस को इफेक्ट करती है, तो अगर लेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस, मैं एरो से बना रहा हूं यहां पे, ठीक है, अगर लेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है, ये ऊपर एरो मतलब इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है, तो लेंथ भी डिक्रीज होगा। ठीक है, यहां तक ये एकदम क्लियर है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा हो गया लेंथ, जो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस है, पहला लेंथ है। लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, सेकेंड फैक्टर जो है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
अच्छा, यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो रेजिस्टेंस 1 मीटर है और इसका रेजिस्टेंस अगर 2 ओम है, तो इसको डबल किया ना तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, मतलब ये 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हाफ किया तो इसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, ये याद रखना है। अगर हमने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, अगर लेंथ को हमने हाफ किया तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो नाउ नेक्स्ट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या होता है, जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं तो इसका मतलब है कि अगर मान लो जैसे ये है वायर, ठीक है, ये एक वायर है, राइट, वायर ऐसा ही होगा, थोड़ा लंबा होगा, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है ये वाला इसका एरिया, ये जो है ना राउंड शेप, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, राइट। तो अब बहुत सिंपल अगर कॉन्सेप्ट इसको वे में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो देखो, अगर मान लो एक बहुत चौड़ी सड़क है, बहुत वाइड रोड है, अगर तो वाइड रोड पे अगर कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है, बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो अगर वाइड रोड है तो उसमें इजीली जो चीज़ें हैं वो मूव कर सकती हैं कम रेजिस्टेंस के साथ में। और अगर कोई थिन वाइड ने जहाँ पे वाइड कम है, मतलब थिन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको हम बोल रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर हम रोड का एग्जांपल लें तो अगर रोड वाइड है तो वहाँ पे आराम से ट्रैफिक मूव करता रहेगा, बट अगर रोड वाइड नहीं है, नैरो है, तो उस केस में यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब ट्रैफिक हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, इससे भी कंपेयर करते चल रहे हैं हम, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब है कि जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगा, बट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे रहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, लेंथ को डबल किया तो हमने देखा उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात जब हम कर रहे हैं तो ये ऐसा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कल, सर्कुलर फॉर्म। तो सर्कल का जो मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस पे डिपेंड होगा, इस सर्कल के रेडियस के ऊपर, ठीक है, या इसका थिकनेस, इसके डायमीटर के ऊपर, राइट। तो जब हम इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अगर मान लो हमने इसकी थिकनेस डबल की, तो इन शॉर्ट हम क्या बोल रहे हैं, इसका रेडियस हमने डबल किया, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने इसको डबल किया, 1/2 r था नॉर्मली इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैंने क्या किया, इसको डबल कर दिया, ठीक है। डबल किया अगर, तो मतलब 1/2 r की जगह क्या आ गया, 2r, ऐसा, ये ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाता है, इनवर्स मतलब 1/2 ऐसा सॉल्व होता है ये, इंटू 2 इंटू 2r अपॉन 1। तो 2 कैंसिल आउट हो गया, r कैंसिल आउट हो गया, ये 2, मतलब अगर हमने क्या बोलते हैं, रेडियस को अगर हमने डबल किया, तो हम यहाँ पे ये क्या देख रहे थे नॉर्मली, R1/R2, ये पहले वाला रेजिस्टेंस है जो हम लोग इसके अकॉर्डिंग कर रहे थे, R1 इज 1/2 और R2 1/2 हमने उसका क्रॉस सेक्शन डबल किया था। तो यहाँ पे हमने जब कैलकुलेट किया तो इधर 2 आया, तो मतलब R1 इज इक्वल टू 2 इंटू R2,
ठीक है। तो अगर हम R2 इज इक्वल टू निकालेंगे तो R1/2, मतलब अगर हमने इसका रेडियस मतलब क्रॉस सेक्शन डबल किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया पहले का हाफ, ठीक है, रेजिस्टेंस पहले का हाफ हो गया, राइट। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना पड़ता है। और जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, ठीक है। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद जो थर्ड फैक्टर है वो है टेम्परेचर। ठीक है, थर्ड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तो नॉर्मली टेम्परेचर के लिए सिर्फ इतना ही याद रखना है, अगर हम प्योर मेटल या जो कंडक्टर हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। मतलब अगर यहाँ पे इसको इंक्रीज किया तो ये भी इंक्रीज होगा, और अगर इसको डिक्रीज किया, ठीक है, अगर मान लो हमने इसको डिक्रीज किया तो ये भी डिक्रीज होगा। सिंपल, इतना ही याद रखना है रेजिस्टेंस टेम्परेचर में, ठीक है। फिफ्थ हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बाद, तो ये तीन फैक्टर हमने देखे। अब इसके बाद एक और फैक्टर जो होता है ना बेसिकली वो है रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देख लेंगे। तो रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने क्या देखा अभी, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, इसको कंबाइन कर देते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। अब जब ये वाला प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, ठीक है, तो R इज इक्वल टू, इसकी जगह एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है रो L/A, ठीक है। ये अब ये जो रो है ना इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है, जो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना है रेजिस्टिविटी के ऊपर, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। ओके, सो नाउ अभी हम लोगों ने क्या देखा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A। तो अब एक नया टर्म आया है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो मैंने बोला कि ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, वेदर इट इज़ अ कंडक्टर, इंसुलेटर और इट इज़ अ रेजिस्टर, ठीक है। तो अभी वो भी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। रेजिस्टिविटी, अब रेजिस्टिविटी जो होता है वो मैंने यहाँ पे क्या बोला, R इज इक्वल टू रो L/A। तो हमें अगर रो की डेफिनेशन चाहिए तो हम इस A को इधर ले लेते हैं, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L, ठीक है। नाउ इफ, तो यहाँ पे इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर, ठीक है,
तो दोनों की जगह अगर हमने 1 रख दिया तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इंटू 1/1। इस केस में जो रो होगा वो r के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आती है। तो रेजिस्टिविटी जो होती है हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, दी रेजिस्टिविटी is numerically equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and having a 1 centimeter square क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, मतलब जो रेजिस्टिविटी है वो न्यूमेरिकली इक्वल है रेजिस्टेंस के, जो हमने यहाँ पे अभी किया, रो इज इक्वल टू आर आ गया, ऑफ अ रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, विच इज़ 1 मीटर लॉन्ग, जो मैंने यहाँ पे लिया है, एंड हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर है तो ये 1 मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, मतलब यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट, ये याद रखना है। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, राइट, ये हो गया। तो अब अगर हम बात करेंगे इसका यूनिट, ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो कैसे आएगा, वो यहाँ पे ऐसे आता है, इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ से रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, राइट, ये। तो अगर हम यहाँ पे इन सब की यूनिट को ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा क्या, ओम मीटर। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट है, तो ये याद रखना है, इसकी एसआई यूनिट ओम मीटर, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट इज ओम मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब जब हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी की, तो हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। जो रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर्स की, ठीक है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि उसका वो कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो अगर रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी भी कम है, राइट। तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो कॉपर जो वायर होता है, कॉपर के लिए उसकी रेजिस्टिविटी 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। ये कॉपर की रेजिस्टिविटी है। ठीक है, इट इज़ वेरी लेस। इसका मतलब सिंपल है कि अगर हम कॉपर की एक रॉड लेंगे, कॉपर का रॉड लिया मैंने, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो रेजिस्टिविटी होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, उसके रेजिस्टेंस के इक्वल, राइट, न्यूमेरिकली। सो नाउ वी कैन सी
ओके, तो जितना अच्छा कंडक्टर है, जितना गुड कंडक्टर है कोई भी मेटल, उसकी रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी। जैसे सिल्वर मेटल है, वो बहुत इससे भी बेटर कंडक्टर है, कॉपर से भी बेटर, तो उसकी रेजिस्टिविटी इससे भी कम होगी। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन होती है उसके लिए हम लोग कॉपर या फिर एल्यूमिनियम वायर का यूज़ करते हैं, बिकॉज दे बोथ हैव लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, इन दोनों का रेजिस्टिविटी बहुत कम है, तो रेजिस्टिविटी कम है तो जो लॉस होता है ड्यू टू हीट वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ओवरऑल लॉन्ग डिस्टेंस आप अगर भेजना है तो उसमें जो लॉस होगा वो कम होगा हीट के थ्रू। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय। ठीक है, तो जब हम एलॉय की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एलॉय क्या है वो समझ लेते हैं। मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल इज कॉल्ड एलॉय। ठीक है, मतलब दो या दो से ज़्यादा मेटल को अगर हमने मिला दिया होमोजीनियसली, ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ टू और मोर metal is called alloy, right, and they should be mixed homogeneously, right। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेंगे ना तो मोस्टली जो alloy है उसका एक एग्जाम्पल है मैग्नेनिन। ठीक है, ये alloy जो है वो इसकी रेजिस्टिविटी 25 टाइम्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर है, कॉपर से 25 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, रेजिस्टिविटी। ओके, सो अब ये मैग्नेनिन किससे मिलके बनता है, ये कॉपर प्लस निकल से मिलके बनता है, तो ये याद रखना है, कॉपर और निकल से मिलके बनता है, प्लस मैग्नीज होता है, प्लस ठीक है, प्लस मैग्नीज, तो ये मैग्नेनिन हुआ। फिर उसके बाद एक और अलॉय है विच इज कॉन्स्टेंटिन, जिसकी रेजिस्टिविटी 30 टाइम्स है। ठीक है, 30 टाइम्स ऑफ कॉपर, और ये किससे मिलके बनता है, सिर्फ कॉपर प्लस निकल, नो मैग्नीज। ठीक है, नो मैग्नीज, तो ये कॉपर और निकल से मिलके बनता है। ऑलराइट, और उसके बाद नेक्स्ट जो अलॉय आता है दैट इज नाइक्रोम, सबसे कॉमन। ठीक है, विच हैव 60 टाइम्स मोर रेजिस्टिविटी देन कॉपर, और ये मिलके बनता है निकल प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीज। ठीक है, ये याद रखना है, एलॉय मैग्नेनिन 25 टाइम्स हायर रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू कॉपर, कॉन्स्टेंटिन 30 टाइम्स मोर रेजिस्टिविटी देन कॉपर, मेड अप ऑफ कॉपर निकल मैग्नीज, कॉपर निकल निकल क्रोमियम मैग्नीज, नाइक्रोम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी हम देख रहे हैं वो है नाइक्रोम की। ठीक है, अब इस टाइप के जो क्या बोलते हैं
एलॉय हैं जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उनका यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो उनका यूज़ होता है बेसिकली हम लोगों का जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो हीट के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो हमारा सबसे कॉमन एग्जाम्पल है आयरन, जो आयरन करते हैं हम क्लोथ्स को, तो वो हीट करता है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब करंट जा रही है, और क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है तो करंट को अपोजिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जब अपोजिशन होगा तो वो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है, राइट। तो वो हीटअप हो जाता है, बहुत हीटअप हो जाता है। लेकिन एक और प्रॉपर्टी है जो नाइक्रोम की, जिसकी वजह से वो मोस्टली हम हीटिंग इफेक्ट में यूज़ करते हैं, कि उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि वो जलता नहीं है। जैसे हमने अगर मान लो नॉर्मल कोई भी वायर लिया और उसको बहुत ज़्यादा हीट दी, बहुत हीट हो रहा है, एकदम रेड हो गया है वो, तो वो धीरे धीरे बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो बर्न नहीं होता, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो नाइक्रोम की दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से वो, जैसे आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, गीज़र हो गया, ठीक है, हीटर हो गया, तो ये सब में नाइक्रोम बहुत कॉमनली यूज होता है। नाउ रीजन इज दैट बिकॉज is used in making heating element in, for example, in iron, toaster, ठीक है, हीटर एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। तो नाइक्रोम में ऐसी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला, इट हैज़ अ वेरी हाई, इट हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसके रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो रेजिस्टिविटी है तो ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, राइट। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, easily, even at high temperature, ठीक है। मतलब बहुत हाई टेम्परेचर भी हो जाता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर तक ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मतलब इसका ये बर्न नहीं होता है। ये दो प्रॉपर्टी है नाइक्रोम की जो उसको वो रीज़न है वाई दिस इज़ यूज्ड इन हीटिंग ऑल द हीटिंग अप्लायंसेस, ठीक है। अब बात करते हैं जो रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर की, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टर, कंडक्टर की बहुत कम थी। फिर आता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, बोरॉन, ये सब सेमीकंडक्टर है। तो जो सेमीकंडक्टर हैं इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो इन बिटवीन होती है इंसुलेटर एंड कंडक्टर की, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज, यहाँ पे लिख देते हैं, रेजिस्टिविटी इज इन बिटवीन द कंडक्टर एंड
इंसुलेटर, ठीक है, ये याद रखना है सर, ठीक है। तो ये टॉपिक था आज का हमारा रेजिस्टिविटी जो हमने कवर किया। और इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हम अपना वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।